दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों एमपी टेट, एमपी सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ताकि अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन के सारे कॉन्सेप्ट को सारे कॉन्सेप्ट की क्लास को पढ़ रहे हैं, फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ए टू जेड यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, ताकि टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी टेट, एमपी सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर, सबका जो बैचेस हैं वो अलग अलग है और आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस जो है केवल और केवल 2000 रुपए है। तो इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपको अलग से टेस्ट सीरीज केवल चाहिए, अलग से केवल नोट चाहिए, अलग से केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो अलग से आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। चलिए गुड इवनिंग रीता जी, वैभव सिंह जी, विकास कुमार मिश्रा जी। चलिए मूव करेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ और आसान सा प्रश्न है कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत के पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि यह उपभोक्ता व्यवहार की वगैर संदर्भ व्याख्या करता है। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, इजी सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा इसकी जो भाषा है वो कॉम्प्लिकेटेड है ना। बिल्कुल ठीक है। प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसने दिया था सर? प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं है? सैमुअल्सन ने दिया था ना, ठीक है, सैमुअल्सन ने दिया था। कब दिया था? कब दिया था? कब दिया था सैमुअल्सन ने प्रकटित अधिमान सिद्धांत? ये दिया था 1948 में, है ना। क्या कहा था कि उपयोगिता जो है उसकी गणना वाचक माप संभव है, जबकि इनसे पहले जितने भी अर्थशास्त्री आए उनका ये कहना था कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो सैमुअल्सन से पहले के अर्थशास्त्री आए उन लोगों ने ये कहा कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, अब उपयोगिता को कैसे मापेंगे। लेकिन प्रकटित अधिमान सिद्धांत के तहत सैमुअल्सन ने ये कहा था कि उपयोगिता का क्रमवाचक मान संभव है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो सबसे जरूरी है उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, फिर उससे जो कम जरूरी है उसे दूसरे प्रायोरिटी दीजिए। तो उन्होंने बताया था कि उपयोगिता की माप जो है वो संभव है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि अनिश्चित परिणामों के बीच, आसान सा प्रश्न है कि अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना चयन करेगा। चलिए भैया बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा? बिल्कुल ठीक है। चलिए सभी लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोलेंगे, कुछ लोग बी भी बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है,
तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है कि अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना जो चयन करेगा अपेक्षित उपयोगिताओं के आधार पे करेगा। ठीक है, देखिए अगर जो आपके पास, आराम से समझिए ध्यान से, अगर जो आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए से खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। 10,000 रुपए में आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, फ्रिज खरीद सकते हैं, 10,000 रुपए का तो अब फ्रिज मिल ही जा रहा है। 10,000 रुपए का आप टीवी भी खरीद सकते हैं। 10,000 रुपए के आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं को भी खरीद सकते हैं, जैसे चावल खरीद सकते हैं, जैसे आटा खरीद सकते हैं, जैसे तेल खरीद सकते हैं, जैसे दाल खरीद सकते हैं। तो अगर जो आप का महीने का इनकम 10,000 रुपए है, तो सबसे ज्यादा आपके लिए क्या जरूरी होगा? सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप ग्रोसरी स्टोर पे जाइए और जो आपको आपके लिए लंच के लिए, डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए जो चीजें जरूरी है उस चीज को आप परचेज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 10,000 रुपए सैलरी आपकी मिली और 10,000 रुपए को आपने क्या कर दिया, 10,000 रुपए का आपने फ्रीज खरीद लिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि अनिश्चित परिणाम, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप बहुत सारी चीजों को परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर जो एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता होगा तो वो अपना चयन करेगा अपेक्षित उपयोगिताओं के आधार पर, जो उसकी उपयोगिता है उसी के आधार पर चीजों को चयन करेगा। अगला प्रश्न, सभी लोगों से निवेदन है कि बार बार बोलना ना पड़े, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे क्विज आपको कराए जाते हैं रेगुलर, है ना। तो सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है तो इसका तात्पर्य क्या होता? उपभोक्ता बजट रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, आसान सा प्रश्न है। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं सभी लोग, सी के अलावा कोई नहीं जाएगा? अच्छा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, क्योंकि ये तो आसान सा ही प्रश्न है कि वह अपनी कुल आय खर्च नहीं कर रहा है। तो देखिए उपभोक्ता बजट के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पे आपने पढ़ा होगा, तो मैंने वहां पे आपको बहुत ही सविस्तार से बताया था कि उपभोक्ता बजट रेखा अगर जो नीचे की तरफ जा रहा है या नीचे है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि एक व्यक्ति जितना आय प्राप्त कर रहा है ना, उतना व्यय नहीं कर रहा है। मतलब उस आय में से वो क्या कर रहा है, कुछ सेविंग कर ले रहा है, कुछ बचत कर ले रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वह अपनी कुल आय को क्या कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा। अगला प्रश्न, सैम्युअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है। इजी सी बात है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, सैम्युअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए जिंदगी में कंजूसी जो होता है वो अच्छी बात नहीं होती है ना। इंसान को कंजूस नहीं होना चाहिए, सेविंग करना चाहिए लेकिन कंजूस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो फोर व्हीलर कभी नहीं चलाते, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट ही ना हो कि नहीं चलाना है, लेकिन पैसा है तो फोर व्हीलर यूज करिए, चलाइए। इंटरेस्ट नहीं है तो वो अलग की बात है ना। तो क्या उत्तर आ रहा है? सैम्युअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, इजी सी बात है, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सबका उत्तर बिल्कुल ठीक है कि सैम्युअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है वो निर्भर करता है कि बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार एवं चयन का। तो सैम्युअल्सन का जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है ये कब सैम्युअल्सन ने दिया था? 1948 में दिया था। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा कि एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो विवेकपूर्ण तरीके से अपने आय को व्यय करता है। जो चीजें उसकी सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसको
उस पर वो पहले व्यय करता है, उसके बाद जो उससे कम जरूरी होती है उसे सेकंड श्रेणी में डालते हैं, फिर उससे कम थर्ड श्रेणी में डालते हैं। तो बाजार में जो उपभोक्ता होगा वो बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार एवं चयन की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया था? इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। रीता देसाई जी बोले सर मुझे इकोनॉमिक्स बहुत कम आता है। देखिए थोड़े दिन आप क्लास को ज्वाइन करिए, अगर जो आप सिंसियरिटी से इस क्लास को 1 महीने बर्दाश्त कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगा, है ना, क्योंकि बहुत आसान तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे बताई जाती है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग बी बोल रहे हैं, किन्स की बात कर रहे हैं। अच्छा भैया, ये क्या कह रहा है कि प्रारंभ में मतलब सबसे पहले किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया था? किसने कहा था कि एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा किफायत से नहीं रहना चाहिए या बहुत ज्यादा बचत नहीं करना चाहिए। अगर जो बचत ज्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में निवेश कम हो जाएगा, और जब निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो लाभ कम होगा। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी बी बोलेंगे सबका उत्तर गलत होगा। प्रारंभ में सबसे पहले किफायत का विरोधाभास जो किया था वो बर्नार्ड मैनडेवली ने किया था, ना कि किन्स ने। किन्स ने बाद में इसको व्यापक रूप से बताया, लेकिन सर्वप्रथम अगर जो बात करें तो बर्नार्ड मैनडेविले ने किफायत के विरोधाभास शब्द का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, तो देखिए किफायत का विरोधाभास बहुत आसान सी बात है ना। सर्वप्रथम किसने ये बात कही थी? तो ये बर्नार्ड मैनडेवले ने कहा था। और क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि एक व्यक्ति को ज्यादा सेविंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा किफायत से वो रहेगा तो निवेश कम करेगा, जब निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो वस्तुएं कम बिकेंगी, मार्केट में कम बिकेंगी तो क्या होगा? उससे लाभ कम मिलेगा। दैट्स इट, छोटी सी बात है, बाद में किन साहब ने इसको व्यापक रूप से बताया। अगला प्रश्न ये रहा कि आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है जो पूर्णतः आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। ये उपरोक्त कथन किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। और कोई बी के अलावा? और कोई बी के अलावा? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है जो पूर्णतः आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर होती हैं। ये जो कथन संबंधित है ये किससे संबंधित है? ये J.R. हिक्स से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, ये आसान सा प्रश्न आ गया लेकिन इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। आई थिंक ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लास्ट वाले एग्जाम में शायद पूछा गया था ना ये प्रश्न। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? बताइए, ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं?
सी बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बी भी बताएंगे। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से याद रखिएगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो ये सारे ऑप्शन, जितने चारों ऑप्शन है, ये सब आपको सही लगने लगते हैं, ठीक है। सब सही लगने लगते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि एक उपभोक्ता जिसकी आय व कीमत दी हुई है, मतलब एक तरफ आय दी गई है, दूसरी तरफ कीमत दी गई है, तीन वस्तुएं एक्स वाई जेड का उपभोग करता है, वो तीन वस्तुओं का उपभोग करता है, तो उसकी संतुष्टि अधिकतम कब होगी? तो हम तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पी जो होता है वो मूल्य होता है, और एमयू जो होता है वो सीमांत उपयोगिता होती है। तो एम यू एक्स क्या होता है, एम यू एक्स क्या होता है, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपान पी एक्स क्या होता है, पी वस्तु का मूल्य, इज इक्वल टू एम यू वाई होता है, एम यू वाई, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, तीसरी वस्तु क्या आ जाएगा, एम यू जेड अपान एम यू जेड अपान पी जेड। तो देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है वही नीचे भी है, जो यहाँ पे दिया गया है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है वही यहाँ पे भी दिया गया है। तो इस बात को ध्यान से रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। तो कहाँ पे दिया गया है सर, एम यू एक्स अपान पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपान पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड अपान पी जेड। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बच्चों वाला प्रश्न आ गया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है सर, से ही हम क्या बोलते हैं, याद आना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम क्या बोलते हैं सर, हम इसे गोसेन का प्रथम नियम बोलते हैं गोसेन का प्रथम नियम बोलते हैं, गोसेन का फर्स्ट नियम। और सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का द्वितीय नियम बोलते हैं। और ये क्या होता है सर, गोसेन का प्रथम नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इसमें यही तो होता है ना कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, कम होने लगती है। जैसे आपकी जिंदगी में आपने जब तक लाइफ में कार या स्कूटी या बाइक नहीं चलाया होगा, तो जो आपके लाइफ में पहली बार जो बाइक मिलेगा या स्कूटी मिलेगा या जो कार मिलेगा, वो आपको बहुत उपयोगिता देगा। लेकिन जब पैसा कमाने लगेंगे और खरीदेंगे 2, 3, 4, तो जितना पहला महत्वपूर्ण था उतना ये दूसरा, तीसरा, चौथा महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, बी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा आराम से करिए, गलतियां हो रही हैं, है ना, बिल्कुल। तो बी वाले जितने भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि ये व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि वस्तुओं की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते रहने से उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आरेख में उपभोक्ता का अतिरेक बराबर है। उपभोक्ता का अतिरेक सर्वप्रथम ये अवधारणा किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था ड्यूपिट साहब ने, ठीक है। उपभोक्ता का अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, ड्यूपिट साहब ने। और इसे विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, इसे विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो मार्शल साहब को जाता है। क्या कहते हैं ये मार्शल साहब की उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है, तो एक व्यक्ति जो मूल्य किसी वस्तु के को एक व्यक्ति जो मूल्य किसी वस्तु के लिए देने को तैयार होता है और जो वास्तव में वो देता है, उसी के बीच का जो अंतर होता है वो उपभोक्ता का अतिरेक होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में गए एसी खरीदने, ठीक है, एसी खरीदने आप मार्केट में गए, तो घर पे आपने ये सोचा कि चलो एलजी का हम एसी लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि कम से कम 45,000 रुपए लेकर के चलेंगे, ठीक है, कि 45,000 रुपए में खरीद लेंगे। लेकिन अब जब आप शॉप पे गए तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे कोई ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो वहां पे आपको 40,000 रुपए में भी मिल गया, 40,000 रुपए में ही क्या मिल गया, आपको एसी मिल गया। तो ऐसी स्थिति में आपकी बचत कितने की हुई, 5,000 की हुई ना।
तो आप देने को कितना तैयार थे? देने को कितना तैयार थे? 45,000 देने को तैयार थे। वास्तविक रूप में कितना दिए? 40,000 रुपए दिए, तो 5,000 रुपए की बचत हुई। यही आपके मार्शल साहब ने कहा है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। और कोई भैया बी के अलावा? बी के अलावा और कोई? इजी, इजी सी बात है। बी के अलावा और कोई नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। देखिए ये जो है वो वस्तु की कीमत है यहाँ पे। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, आर ई और एम, ये वाला। और इतना जो है ना, ये वाला जो टर्म है ना, इसको ये बचत बचत इसका हो रहा है, इतनी सेविंग हो रही है। इतना मूल्य वास्तविक रूप से देना है, मतलब इतना वो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इतना ही दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बीच वाला टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये इसका बचत हो जाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि आर एन, यानी आर एन, फिर क्या है, क्यू कहाँ पे है भैया? क्यू ई, यानी इसको दिया है यहाँ पे, नीचे क्यू होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, शायद इसमें नहीं दिया है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दी? अब ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करता है। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दी? ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करता है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? जो कहा जाता है ना कि आजकल लड़कियों का रिजल्ट काफी बेहतर हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में लड़कियां बहुत अच्छी कर रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन एक ये भी है, एक रीजन ये भी है कि आज इंडिया और श्रीलंका का मैच है। तो आजकल ये जो जितने भी लड़के होते हैं ना, इसमें 50% तो ऐसे होते हैं कि शाम को आज मैच है, कुछ बढ़िया शाम को बनाया जाएगा और मैच देखा जाएगा। आज एकदम रिलैक्स होना है, पढ़ाई करना ही नहीं है। और थोड़ा सा जो लड़कियां होती हैं वो इन सारी चीजों से दूर होती हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो यहाँ पे ये मतलब कुछ लड़कों को मैं देखता हूँ कि आज शाम को मैच है, तो बढ़िया कुछ मार्केट से आएगा। जो लोग स्पेशली जो लड़के रूम लेके रहते हैं पढ़ने के लिए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो लड़कों के सामने डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू लड़कियों के। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा दी, किसने दी भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, ड्यूपिट को बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि सर्वप्रथम उपभोक्ता की अतिरेक को किसने बताया था? ड्यूपिट ने बताया था। और बाद में विकसित किसने किया था? मार्शल साहब ने। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। अगला प्रश्न, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो जाके हॉट स्टार ओपन कर लीजिए और देखिए मैच, है ना? ऐसा नहीं है। जिंदगी में जो सबसे जरूरी होता है उस पर सबसे ज्यादा समय देने की जरूरत होती है। तो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी अगर जो नौकरी है, तो नौकरी पाने के लिए सबसे ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना? अगला, उपभोक्ता की बचत निम्न के लिए अधिकतम कही जा सकती है। उपभोक्ता की बचत किसके लिए अधिकतम कही जा सकती है भैया, बताइए। बिल्कुल ठीक है, आप अलग अलग जगहों पे पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया गया है। बहुत सारी जगहों पे इसका उत्तर गलत दिया गया है, ठीक है। फिर बाद में आप कहेंगे हमसे कि सर आपने ये बताया है और उस वाले किताब में ये दिया है ना? तो ये बात समझ लीजिए कि किताब उताब में भी क्या होता है, किताबों में भी कभी कभार आपको क्या देखने को मिल सकता है, गलतियां देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। कभी काल एक दो क्वेश्चन मुझसे भी गलत हो सकते हैं, सबसे गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कि सर उस किताब में ये दिया है, आपने कैसे ये बता दिया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित के लिए अधिकतम कही जा सकती है। तो जो अनिवार्य वस्तु, जो अनिवार्य है आपकी जिंदगी के लिए, उसके लिए आपकी बचत अधिकतम होती है। जैसे आपके लिए रहने का अगर जो ठीक घर नहीं होगा, आप शहर में घर बनवाना चाहेंगे, तो जैसे ही नौकरी मिलेगी आपको, आप पैसा क्या करने लगेंगे, बचत करने लगेंगे, ताकि क्या हो जाए, हमको रहने का एक बढ़िया स्थान मिल जाए। अगर जो खाने के नहीं है तो क्या करेंगे,
कि आप खाद्य पदार्थों के लिए बचत करेंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? ठीक, ऐसे समाज में जब लोगों की आय बढ़ती है वे इसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करते हैं। तो इस स्थिति को अर्थशास्त्र में किस नाम से जाना जाता है? बढ़िया सा प्रश्न है, बता दीजिए भाई। बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं। सभी लोग सी बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। इसे क्या बोलते हैं सर? बी बोल रहे हैं? अच्छा भाई, बिल्कुल। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। इस प्रश्न को समझिए और त्वरक को समझिए। बहुत सारे लोग त्वरक भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग त्वरक कर रहे हैं। क्यों त्वरक कर रहे हैं भैया? देखिए ध्यान से समझिए। ऐसे समाज में जब लोगों की आय बढ़ती है, जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे इसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ये जो स्थिति है ये सीमांत उपभोग क्षमता को बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है? सीमांत उपभोग क्षमता को बताता है ना? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, छोटी सी बात है भैया, बहुत बच्चों वाली बात है कि ऐसे समाज में जब लोगों की आय बढ़ रही है तो आय का बढ़ा हुआ जो आय बढ़ रही है तो उस आय का एक बड़ा भाग वो लोग क्या करते हैं? उपभोग पर व्यय करते हैं। फिर त्वरक क्यों कर रहे हैं? त्वरक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? त्वरक क्यों कर रहे हैं, है ना? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्यों कम है भाई? लाइक और शेयर की संख्या क्यों कम है? चलिए बता दीजिए क्यों कम है लाइक और शेयर की संख्या? नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन करिए, लेकिन लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना? बिल्कुल। कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल ठीक है भाई, बच्चों वाला प्रश्न है। धैर्य की जरूरत है इस प्रश्न में, ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में आपके धैर्य की परीक्षा होगी और आपके कंसंट्रेशन की परीक्षा होगी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आप कितना धैर्य दे के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कितना कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, उसकी जरूरत है इस प्रश्न में। भाई छोटी सी बात है, देखिए किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरेक वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होगा। अरे कैसे स्वतंत्र होगा सर, कैसे स्वतंत्र होगा? अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, जब कीमत बढ़ जाएगा वस्तुओं की तो अतिरेक क्या मिलेगा? अतिरेक जो होगा वो कम हो जाएगा। तो स्वतंत्र कैसे होगा, है ना? स्वतंत्र कैसे होगा? आप गए 50,000 रुपए का टीवी लेने, है ना? और आपके पास 50,000 रुपए है, आप टेलीविजन खरीदने गए। आप देख के गए कि हाँ 50,000 का है। जब मार्केट में गए तो पता चला कि टेलीविजन की जो प्राइस है वो 55,000 रुपए हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका जो अतिरेक होता है वो प्रभावित होता है कि नहीं होता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आई है कि नहीं आई है? छोटी सी बात है, किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरेक वस्तु की कीमत से स्वतंत्र होता है? नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है दोस्तों, संबंधित होता है। इसलिए संबंधित होता है क्योंकि जितनी कम कीमतों को एक उपभोक्ता देगा उतना ही ज्यादा अतिरेक वो प्राप्त करेगा, और जितनी ही ज्यादा कीमतों को किसी वस्तु के लिए देगा उतना ही कम अतिरेक प्राप्त करेगा। तो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, परिवर्ती अनुपातों के अनुसार उत्पादन का
सर्वोत्तम चरण कौन सा है? बढ़िया सा प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा समय से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, है ना। क्लास को समय से ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, समय से नहीं ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, ये तो सबको पता होगा। कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत करेगा क्या? नहीं गलत करेगा भाई। परिवर्ती अनुपातों के नियम के अनुसार उत्पादन का जो सर्वोत्तम चरण होता है वो द्वितीय चरण होता है। देखिए जो प्रथम चरण होता है वहां पे बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। एक जो उत्पादक होता है ना वो अपने संपूर्ण संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो उत्पादन के कारकों को बढ़ाता चला जाता है, थोड़ा अनुभव प्राप्त करता है। तो जो दूसरा चरण होता है उसमें क्या होता है कि जो उसके उत्पादन के कारक हैं उससे वो मैक्सिमम उत्पादन कर पाता है। और तीसरे चरण में क्या होता है सर? तीसरे चरण में फिर भी नहीं मानेगा तो उसे हानि का सामना करना पड़ता है। सारी चीजें एक बार नहीं बहुत बार मैंने बताया है। अगला प्रश्न तो बच्चों वाला आ गया भाई, इतना आसान प्रश्न कैसे आ सकता है? बट ये प्रश्न उन लोगों के लिए है जो लोग नए हैं, तो जो लोग नए हैं उनको भी तो साथ लेके चलना है, जो लोग नए हैं उनको भी तो साथ लेकर के चलना है कि नहीं चलना है? उनको भी साथ लेकर के चलना है। तो चलिए भैया, अब पुराने जो लोग भी बहुत समय से जुड़े हैं, अब उनकी उनको ये चाहिए कि इसके अतिरिक्त और कुछ जो चीजें हैं वो बताया जाए। ठीक है, देखिए लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भू स्वामी को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ये बात किसने कही थी सर? डेविड रिकार्डो साहब ने कहा था। क्या कहा था? कि जो भूमि जितना अधिक उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी कम लगान देगी। जो भूमि उर्वरक है उसे अधिसीमांत भूमि बोलेंगे क्योंकि वो लगान देता है, और जो भूमि उर्वरक नहीं है उसे सीमांत भूमि बोलेंगे क्योंकि वो लगान नहीं देगा। ठीक है, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब अर्थव्यवस्था में क्या होगा? अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी? इसलिए पहुंच जाएगी कि भूमि का एकमात्र कार्य उत्पादन करना है और आने वाले समय में उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? रट गई होनी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मैं बार बार एक ही बार को बार बार बताता हूँ, तो अब तो यार ये आपके माइंड में इतना ज्यादा ठीक तरीके से बैठ जाना चाहिए कि जब भी आप रिकार्डो को देखें, जेएस मिल को देखें, जब भी आप एडम स्मिथ को देखें, जब भी आप सोलो साहब को देखें, जब भी हैरेड डोमर साहब को देखें, जब भी आप रॉबिन्सन को देखें, ठीक है, जब भी आप मतलब और भी जितने भी अर्थशास्त्री हैं, फ्रेडरिक लिस्ट है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, सबको देखें तो सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि अच्छा सर ने तो बहुत बार बताया। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, चलिए भैया लगान का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताएंगे कि नहीं बताएंगे? चलिए कमेंट करके बताइए कि लाभ का लगान सिद्धांत लगान का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? लगान का पारंपरिक सिद्धांत तो वही डेविड रिकार्डो साहब के सिद्धांत को कहा जाता है, लेकिन ये आधुनिक सिद्धांत किसने दे दिया भैया? बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे सभी लोग। बिल्कुल, तो लाभ लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान क्या होता है? जो वास्तविक आय होती है उसमें से हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं हस्तांतरण आय को। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि लगान इज इक्वल टू वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिशेषवत अर्थात आभास लगान क्या होता है? अब यहाँ पे बोलिए सर मार्शल, यहाँ पे बोलिए मार्शल। ठीक है, आभासी लगान की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल साहब ने दिया था। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। इसमें
कुछ लोग यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे कि सर जी अल्पकाल दिया ही नहीं गया है। अल्पकाल दिया गया होता तो हम इस प्रश्न को बहुत आसान से कर पाते, लेकिन सर यहाँ पे तो आपने ऑप्शन में अल्पकाल डाला ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे है तो शायद अल्पकाल किस में है, डी में है। अच्छा डी में है तब तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अल्पकाल में मानव निर्मित मशीनों एवं अन्य उपकरणों से भी उत्पन्न आए, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है कि आभासी लगान या अधिशेषवत लगान की अवधारणा किसने दिया था, मार्शल साहब ने दिया था। और क्या कहा था कि लगान कैसे प्राप्त होता है, तो अल्पकाल में जो मानव निर्मित मशीन होती है तथा अन्य उपकरण जो होते हैं उसके कारण जो है प्राप्त होता है, ठीक है, उसे ही उन्होंने अधिशेषवत लगान कहा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, एक श्रमिक ओवर टाइम काम करने के लिए तत्पर है। अच्छा भैया, तत्पर है तो फिर क्या होगा, उद्योग अपने कर्मचारियों को दक्षता मजदूरी का भुगतान करता है। बताइए, ठीक है, क्या उत्तर होगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। दोस्तों बस लगे रहिए, कुछ दिनों कुछ महीनों की बात है, कुछ दिनों और कुछ महीनों की बात है, सब कुछ बेहतर होने वाला है। देखिए जिंदगी में असफल वही होता है ना जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। बहुत सारे लोग ना ये 2 घंटे की क्लास को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको प्रश्न नहीं आता है तो वो बीच में क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं फिर भी अटेम्प्ट करिए। आप, मैं बोल रहा हूं आपको, आप एक महीने लगातार मेरी क्लास को अटेम्प्ट कर लीजिए, आप अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे, है ना। तो अगर जो कठिन प्रश्न आते हैं, प्रश्न नहीं समझ में आता है, तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं आज मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, आसान प्रश्नों को करवाइए तो मजा आएगा, लेकिन हमको ठीक तरीके से तैयार करना है, ठीक तरीके से तैयारी करना है जीत की। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, एक श्रमिक ओवर टाइम करने के लिए तत्पर होता है। तर्क दिया गया है कि उद्योग अपने कर्मचारियों को दक्षता मजदूरी का भुगतान करता है। आसान सी बात है, बिल्कुल ठीक है। बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं सभी लोग। चलिए, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे क्या ठीक बोलेंगे, चलिए हम देखते हैं, आराम से देखते हैं। ये कह रहा है कि एक श्रमिक ओवर टाइम करने के लिए तत्पर होता है। जी हाँ बिल्कुल, तत्पर इसलिए होगा क्योंकि उसे अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके, ठीक है। अगर जो मान लीजिए कि आप 8 घंटा कार्य करके 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो कोई ऑफर आपको दे दे कि चलिए आप क्या करिए 2 घंटे और कार्य कर लीजिए, 25,000 रुपये आपको देंगे, तो आप सोचेंगे कि चलो यार जैसे 8 घंटे वैसे 10,000, तो आप तत्पर रहते हैं, जैसे 8 घंटे वैसे 10 घंटे, तो आप तत्पर रहते हैं कि हाँ भैया ओवर टाइम कर लें और फिर क्या करें, थोड़ा सा अतिरिक्त आय कमा लें। बिल्कुल ठीक है, उद्योग अपने कर्मचारियों को दक्षता मजदूरी का भुगतान करता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों ये बोल रहे हैं। अरे भाई, ओवर टाइम करने के लिए तत्पर करना, तत्पर रहना, ये एक मजदूर की इंडिविजुअल चॉइस है, वो उसकी व्यक्तिगत चॉइस है। और यहाँ पे ये वाली जो बात है, ये उद्योग की चॉइस है ना। यहाँ पे तत्पर कौन रह रहा है, मजदूर रह रहा है, यहाँ पे तत्पर उद्योग नहीं है। तो भाई आप ऑप्शन नंबर ई क्यों कर रहे हैं, इतने सारे लोग बच्चे वाले प्रश्न को इतने बड़े बड़े लोग गलत क्यों कर रहे हो भाई, नहीं गलत करना है ना, बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे एक श्रमिक के इंडिविजुअल थिंकिंग की बात हो रही है कि एक श्रमिक ओवर टाइम करने के लिए तत्पर होता है, ये बात ठीक है। और यहाँ पे उद्योग की जो थिंकिंग होती है, जो फर्मों की थिंकिंग होती है, उसकी बात हो रही है कि उद्योग अपने कर्मचारियों को क्षमता मजदूरी का भुगतान करता है। तो ये बात तो भाई दोनों अलग अलग है ना, और दोनों बातें सही भी है। तो जितने लोग भी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए आराम से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है।
चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? विभाजित श्रम बाजार का अर्थ है उपरोक्त में से कौन सा गलत है? देखिए, विभाजित श्रम बाजार, विभाजित श्रम बाजार में क्या होता है सर कि जो श्रमिक होते हैं उनको कार्य कुशलता के आधार पे मजदूरी दी जाती है। देखिए कितना आसान सा बात है, कितनी छोटी सी बात है। विभाजित श्रम बाजार का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप जैसे बैंक में जाते हैं ना, बैंक का ऑप्शन ले लीजिए। एक बैंक है, ठीक है, बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं, निकालने जाते हैं, तो मतलब बैंक का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके रीच का है, लेकिन ये बेसिकली किसी उद्योग, किसी फर्म की और उद्योग की बात होती है, लेकिन फिर भी बात वही है। तो छोड़िए, बैंक को नहीं कंफ्यूज होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक उद्योग ही है, जैसे कोई एक फर्म है, जैसे पार्ले जी की कोई कंपनी है, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट बनाता है, तो पार्ले जी की कंपनी जो है वहां पे कुछ क्या होंगे, वहां पे कुछ गेट पे खड़े सिक्योरिटी होंगे, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड होंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या होती है दोस्तों, अमूमन देखने को मिलता है कि 10, 20, 30 हजार रुपए तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। यही इस फर्म में जो मैनेजर होगा, जो मैनेजर होगा वो बड़ी सैलरी लेता होगा, वो लाखों में सैलरी लेता होगा। उसके बाद जो श्रमिक होंगे, ठीक है, जो इसमें क्या कर रहे हैं कि उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उनकी मजदूरी अलग होगी। तो ये सबकी मजदूरी अलग अलग है ना। जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड है उसको, उसके लिए अलग मजदूरी है। जो उसमें कार्य कर रहा है एज ए श्रमिक, उसकी अलग मजदूरी है। जो मैनेजर है उसकी अलग मजदूरी है। तो क्या होता है कि विभाजित श्रम बाजार का अर्थ होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के श्रमों की मजदूरी में विभिन्नता पाई जाती है, और यहाँ पे कह रहा है समानता पाई जाती है, और यहाँ पे कह रहा है गलत है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि विभाजित श्रम बाजार का अर्थ ये होता है कि अर्थ ये होता है कि भैया जो जितना कार्यकुशल होगा उसको उसकी कार्यकुशलता के आधार पे मजदूरी मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आसान है कि नहीं है? कितना आसान है ना। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इकोनॉमिक्स क्या है? बहुत आसान है, बच्चों वाली बात। अब देखिए, अगर जो इन सारी चीजों को संभाल लीजिए कि सीमांत उत्पादन क्या होता है, सीमांत कीमत क्या होता है, सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत आगम क्या होता है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, इस टर्मिनोलॉजी को मैं बताता भी रहता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि आप ऐसी चीजों को थोड़ा सा कॉपी पेन अपने पास रखिए। केवल ये ना सोचिए कि सर पढ़ा रहे, मोबाइल पे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम तो सर ने कर ही दिया है, क्वेश्चन ला ही दिए हैं, और जो प्रश्न एक्सप्लेन हो रहे हैं सबको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो आप आलसी न बनिए, थोड़ा बहुत अपने पास पेन कापी लेकर के बैठा करिए, ठीक है, लिखा करिए। तो सीमांत उत्पाद का मूल्य क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब सीमांत भौतिक उत्पादन को देखिए ध्यान से समझिए, जब जब सीमांत भौतिक उत्पादन को मूल्य मूल्य या औसत आय से गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही होता है सीमांत उत्पाद का मूल्य। तो इसमें क्या उत्तर आ रहा है? एम पी पी इंटू ए आर। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये ए आर को किससे इंडिकेट करते हैं? एम पी पी इंटू ए आर को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि अभी मैंने बताया भी आपको, बी को जरूर बताइएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संबंध में किन्स के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है? ये बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। जितने लोग भी नए जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर किया करिए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से वहां पे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे तो मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। नोट्स भी वहां पे दिए जा रहे हैं, नोट्स को बार बार पढ़िए। टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट को दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट
सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे लग जाइए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ महीनों की बात है, सब कुछ बेहतर हो जाने वाला है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी टेट, एमपी सेट, ठीक है, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर, सबका बैच अलग अलग है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। 2000 रुपए आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं सभी लोग कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संबंध में किन्स के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं खाता है। तो उन्होंने मुद्रा वेग तुलनात्मक रूप से स्थिर नहीं माना था। मुद्रा वेग को उन्होंने परिवर्तनीय माना था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए ही बोल रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि मुद्रा की मांग अस्थिर होती है। मुद्रा की मांग ब्याज संवेदी होती है और निवेश की मांग अस्थिर होती है, लेकिन मुद्रा का वेग जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल ठीक है। अगला, ब्याज अभिधारणा का परंपरावादी सिद्धांत है कि बचत और निवेश दोनों निम्नलिखित में से एक के फलन है। ये बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है। और एक बात मैं दोस्तों और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में ऐसा है कि डिले होने के भरपूर चांसेस हैं। फरवरी में एग्जाम होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरतना है ना। अब ये नहीं, बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे कि अरे यार एग्जाम अभी डिले होगा तो बाद में देखेंगे। अगर जो इकोनॉमिक्स छोड़ दिए, 15-20 दिन छोड़ दिए, तो जो आपने 6 महीने, साल भर या 2 साल या पूरी जिंदगी जो आपने मेहनत किया है ना, उसका केवल और केवल 30 से 40% ही आपके पास रहेगा। अदरवाइज जो प्रश्न आपको देखते ही आ रहे हैं, जो प्रश्न आपको देखते ही समझ में आ रहे हैं, वो क्या होगा, बाद में चल के समझ ही नहीं आएगा कि ये कहां से प्रश्न पूछ दिया गया है ना। तो रिदम बहुत जरूरी है, रिदम को बनाए रखिए, रिदम को बनाए रखिए। रोज पढ़ना है, रोज मेहनत करना है। समय यार बहुत जल्दी बीत जाएगा, है ना। फरवरी आ गया, जनवरी आ गया ना 2023 का, अब जनवरी बीत जाएगा, फरवरी आ जाएगा, मार्च, अप्रैल, ठीक है। मतलब साल बहुत जल्दी बीतता है, लेकिन आप अपना मेहनत करते रहिए। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो बिल्कुल नहीं जीतने वाला है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि ब्याज अभिधारणा का परंपरावादी सिद्धांत है कि बचत और निवेश दोनों निम्नलिखित में से एक फलन है। किसका? ब्याज दर का। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? जेएस मिल साहब आते हैं, वालरा साहब आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इजी सी बात है भाई कि ब्याज अभिधारणा का जो परंपरावादी सिद्धांत है उसमें ये कहा गया कि जो बचत होता है, जो निवेश होता है, दोनों निम्नलिखित में से एक किसके फलन होते हैं? वो ब्याज दर के फलन होते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरक्षित मजदूरी का अर्थ क्या होता है? आरक्षित मजदूरी का अर्थ क्या होता है, बताइए भाई। रत्नेश कुमार जी, रीता जी, मीनू यादव जी, अरुधति देवी जी, अमरेश यादव जी, राजेश कुमार जी, सदानंद मिश्रा जी, निरुपमा सिंह जी, बताइए कमेंट करके क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सबको पता होगा? सबको पता है? पता है ना? ठीक है भाई, अगर जो पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, ठीक है। तो आरक्षित मजदूरी का मतलब क्या होता है कि वह न्यूनतम मजदूरी जिस पर एक व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, और एक टर्म और आगे बढ़ा देंगे कि वह, ठीक है, एक और प्रश्न बनता है क्या कि वह प्रचलित मजदूरी पे अगर जो कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन फिर भी उसे कार्य न मिले, तो क्या होगा?
बेरोजगार होगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्या है, आप लोग अनैच्छिक बेरोजगार ही तो है। अनैच्छिक बेरोजगार, आपकी इच्छा नहीं है कि आप बेरोजगार हैं, फिर भी बेरोजगार। आप बिल्कुल तैयार हैं कि चलो यार कोई 30-40 हजार 50 हजार रुपये महीने को देगा तो हम पढ़ाएंगे 8 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है। और ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है आरक्षित मजदूरी की। तो आरक्षित मजदूरी का मतलब ये होता है कि न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने को क्या होता है, इच्छुक होता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अनैच्छिक बेरोजगारी को ही किन्स साहब ने क्या बताया था, बहुत बड़ा खतरा बताया था कि नहीं बताया था? तो याद आना चाहिए यार, छोटी मोटी बातें सबको लेकर के चलना है साथ में। अगला प्रश्न, श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मद से मिलान करें। क्या उत्तर होगा? थोड़ा लाइक और शेयर कम है भैया, लाइक शेयर जरूर किया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। क्या उत्तर होगा भाई? श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मद से मिलान करें। क्या उत्तर होगा भाई? सी होगा। और कोई? सभी लोग सी बोलेंगे। श्रम शक्ति या कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है भैया? कार्यशील जनसंख्या में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो 15 से 64 वर्ष के हैं, ठीक है, या उनके बीच के हैं। ये लोग क्या है भैया कि इन्हें कार्यशील आयु के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रचलित मजदूरी दर पे कहीं भी कार्य कर सकते हैं। तो इसमें क्या होंगे, या तो रोजगार, या तो वो होंगे जिनको रोजगार मिला है, या तो वो होंगे जिनको रोजगार नहीं मिला है। छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। हमारे पूरे देश में दो ही लोग तो हैं, एक है रोजगार प्राप्त वाले और दूसरे हैं बेरोजगार। बस छोटी सी बात है। तो श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मद से मिलान करिए। तो व्यवहारिक भाषा में भी देखेंगे तो भैया हमारे पास जो श्रम शक्ति है, जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो उसमें से डिवाइडेशन यही तो है, एक तरफ रोजगार है, दूसरे तरफ एक तरफ रोजगार प्राप्त करने वाला है, दूसरे तरफ बेरोजगार है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, एक व्यक्ति का श्रम आपूर्ति पीछे की ओर झुकेगा यदि, चलिए बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भैया? इजी सी बात है कि नहीं? चलिए भैया, ऑप्शन नंबर एक, व्यक्ति का श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर झुकेगा। कब झुकेगा सर? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं क्या आप? सभी लोग, सभी लोग बी बोल रहे हैं? अच्छा, चलिए भैया बी बोल रहे हैं तो अच्छा ही बोल रहे होंगे कि मजदूरी दर में वृद्धि का आय प्रभाव उसके प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज्यादा और क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बहुत बार बताया हूं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक व्यक्ति का श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर इसलिए झुका होता है ताकि मजदूरी दर में अगर जो वृद्धि होती है तो मजदूरी दर में वृद्धि का आय प्रभाव उसके प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज्यादा और ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों ये आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव ये दोनों पता होना चाहिए, और इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तक नहीं हो पाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि सेशन में देखिए 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो जिसको 2-4 लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चलिए, लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया किसने लिखा भाई पुस्तक ये? किसने कहा कि भारत में भूमि की समस्या? चलिए बता दीजिए भैया। है राधा कमल मुखर्जी। और इन्होंने क्या ये किस चीज से संबंधित हैं? भारत में भूमि सुधार से। भारत में
भूमि सुधार से प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, भारत में भूमि सुधार से, ठीक है। लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास समस्या है वो भूमि की है। भूमि के भूमि बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। कुछ लोगों के पास बहुत भूमि है, कुछ लोगों के पास ना के बराबर भूमि है, कुछ भूमि उपजाऊ है, कुछ भूमि अनुपजाऊ है, ठीक है। तो उन्होंने बताया, एक पुस्तक लिखा उन्होंने लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, उसमें राधा कमल मुखर्जी साहब ने भारत में भूमि सुधार के लिए कुछ उपाय बताए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, कि अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? बार बार मुझे बोलना पड़ेगा क्या कि आप कुछ एक्स्ट्रा लिखिए? आप भी तो आप भी तो मास्टर हैं ना, आप भी तो बनने वाले मास्टर, आप टीचर हैं, है ना? तो बताने की जरूरत है क्या कि आपको बताना है कि वितरण की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करिए सर, कमेंट करिए कि किसने दिया था, है ना? तो क्या कहा था इसमें? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी जेबी क्लार्क साहब को बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को व्यापक रूप से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का कार्य जो किया था वो हमारे जेबी क्लार्क साहब ने किया था, ठीक है। जेबी क्लार्क ने किया था, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर जो अन्य बातें समान रहे, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। एक बात आपको और बतानी चाहिए थी यहाँ पे, किसकी? पीगू साहब की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के बारे में एक बात और आपको बतानी चाहिए थी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के बारे में, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो है उनके बारे में जो पीगू साहब ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उसकी भी बात आपको यहाँ पे हमें बतानी चाहिए थी, है ना? तो आपसे नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार अगर जो रोजगार में वृद्धि करना है तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, और जब श्रमिकों को की सीमांत उत्पादकता बढ़ाई जाएगी तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों को आय भी मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन भी होगा। तो मांग और पूर्ति जो होगी वो क्या होगी? क्रियाशील होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये तो बात वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की हो गई। फिर आपको याद आना चाहिए कि पीगू साहब अर्थात जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की स्थिति में ले जाना है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक है, याद आना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, क्या उत्तर होगा भाई? सबको पता है, कोई गलत करेगा क्या? गलती करेंगे क्या? नहीं होनी चाहिए। चलिए। बिल्कुल ठीक है, लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन का उदय होता है। क्या उत्तर होगा भाई? लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन का उदय होता है, बिल्कुल ठीक है। रिकार्डो साहब को आप पढ़ेंगे ना, रिकार्डो साहब को आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ते हैं ना कि जो भूमि जितना उर्वरक होगी वो उतना लगान देगा, जो कम होगा वो कम लगान देगा, जो ज्यादा होगा ज्यादा लगान देगा।
और यह प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। प्रकृति का भूमि जो है वो प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। ये स्टेटमेंट किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया, आपको कमेंट करके बताना चाहिए मुझे, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। अगला प्रश्न, ये आसान सा प्रश्न आ गया। प्रैक्टिस करेंगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी में। प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आसान है, नहीं पढ़ेंगे नहीं समय देंगे तो जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए सर, कि करों का देय क्षमता सिद्धांत समान सीमांत त्याग के सिद्धांत पर आधारित है, क्या ये बात सही है? और कारण दिया है कि आय अधिक होने पर करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भैया। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, ए के अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं बोलेगा ए के अलावा, बिल्कुल ठीक बोलेगा सर। देखिए आराम से, छोटी सी बात है कि करों का देय क्षमता सिद्धांत सीमांत त्याग के सिद्धांत पर आधारित है। कर देय क्षमता सिद्धांत में क्या कहा गया, यही कहा गया ना कि जो व्यक्ति जितना आय प्राप्त कर रहा है उसी आय के अनुसार वो क्या करेगा, टैक्स देगा। तो अगर जो अमीर है ज्यादा आय प्राप्त कर रहा है तो वो ज्यादा टैक्स देगा, और गरीब अगर जो कम आय प्राप्त कर रहा है तो वो कम टैक्स देगा, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों का सीमांत क्या होने वाला है, समान होने वाला है। देयर इज नो डाउट, एब्सोल्युटली 100% राइट होने वाला है। आगे देखिए, आय अधिक होने पर करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर जो भैया मुकेश अंबानी को कह दिया जाए कि क्या कर दिया गया है, एसी पर एयर कंडीशन पे 18% जीएसटी ऐड कर दिया गया है, तो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जो क्या है, एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जब एयर कंडीशन खरीदने जाएं और 40,000 रुपए का हो, उस पर 18% जीएसटी लग जाए, तो उनके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अमीरों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आय अधिक होने पर करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, बिल्कुल ठीक है। तो और एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न, कट्टे के लिए मुद्रा की मांग बांड के प्रत्याशित मूल्यों पर निर्भर करती है, ये विचार किसने दिया था भाई, ये विचार किसने दिया था, कमेंट करके बताएंगे आप मुझे, है ना। ये विचार किसने दिया था, चलिए क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। कट्टे के लिए मुद्रा की मांग बांड के प्रत्याशित मूल्यों पर निर्भर करता है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी लोग, क्यों ये बोल रहे हैं भाई, क्यों ये बोल रहे हैं? अच्छा भाई, तो ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने इन साहब को, कि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग बांड के प्रत्याशित मूल्यों पर निर्भर करता है। तो एब्सोल्युटली दोस्तों 100% ठीक है। ये बात किसने कही थी, किन्स साहब ने कही थी। और किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग के कितने उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य लेन देन उद्देश्य या सौदा उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य कौन सा है, सतर्कता या दूरदर्शिता उद्देश्य, और तीसरा जो है वो सट्टा उद्देश्य। सबसे अनोखा क्रांतिकारी तत्व कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किन्स साहब ने अपने थियरी में सबसे अनोखा या सबसे क्रांतिकारी तत्व किसे माना था, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला, ये प्रश्न आसान सा है कि रिकार्डो के अनुसार लगान होता है। चलिए भाई, रिकार्डो साहब आ गए, और ये प्रश्न जितना आसान दिख रहा है उतना आसान आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगेगा, अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर जो आप प्रैक्टिस कम करके जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार हम तो ये सब पढ़े हैं लेकिन यार कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। पेपर देखेंगे, सट्टा उद्देश्य, एब्सोल्युटली ठीक है। जब पेपर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये देखा देखा प्रश्न है, लेकिन जब उत्तर करने जाएंगे तो सारा उत्तर ठीक लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम होती है,
आपकी प्रैक्टिस कम होती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने मजबूत होंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने मजबूत होंगे। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग यही बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। जितने लोग भी ए बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि रिकार्डो के अनुसार जो लगान होता है ये आधिक्य होता है, न कि लागत होती है। तो रिकार्डो साहब क्या कहते हैं कि लगान किसे प्राप्त होता है? तो लगान जो होता है वो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले भूमि स्वामी को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक आधिक्य होता है, न कि ये क्या होता है? लागत होता है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसने लगान के निर्धारण के लिए औसत लागत का उपयोग किया? ये बहुत आसान सी बात है। तो यहाँ पे औसत लागत की बात आ गई तो बहुत सारे लोग ढूंढने लगेंगे हैवर्लर को, और फिर कहेंगे सर आपने हैवर्लर को बताया था, हैवर्लर तो थे ही नहीं ऑप्शन में। तो भैया यहाँ पे लगान की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लगान की बात हो रही है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। इसलिए जब मैं एप्लीकेशन पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो ये हमेशा बताता हूं कि देखिए सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न बन रहे हैं वो किस टॉपिक से बन रहे हैं। जैसे रिकार्डो साहब को आप कई जगहों पे पढ़ेंगे, केएनसी साहब को आप कई जगहों पे पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसके साथ साथ दोस्तों पीगू साहब को कई जगहों पे पढ़ेंगे। तो जो अर्थशास्त्री कई जगहों पे पढ़ेंगे ना, तो अगर जो आप केवल रट्टा मार के बैठ जाए तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इन साहब को हम लोग कितने सारे अलग अलग यूनिटों में पढ़ते हैं, लेकिन अमूमन लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि अरे किन साहब ने तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया था, उसी से प्रश्न बनेगा, उससे अलावा और कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। और जब उससे अलावा चीजें आ जाती हैं तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ माहौल हो जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई? कि निम्नलिखित में से किसने लगान के निर्धारण के लिए औसत लागत का उपयोग किया? तो जितने लोग भी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने लगान के निर्धारण के लिए औसत लागत का उपयोग किया है? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जबकि वे उम्मीद करते हैं कि। नहीं नहीं, मॉर्निंग में क्लास होगी। बिल्कुल ठीक है, कल से होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, कि केन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जबकि वे उम्मीद करते हैं कि। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप केन साहब को पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो विनियोक्ता होता है वो बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करते हैं और भविष्य में ये क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब ब्याज के दर में वृद्धि आएगी ना तब हम अपने पैसे को बाहर निकालेंगे। तो विनियोक्ता जो होता है वो बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखते हैं और ये आशा करते हैं कि भविष्य में जब ब्याज दर बढ़ेगी तब हम अपने पैसों को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, आभास लगान क्या है? आभास लगान क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है, आभास लगान क्या है? चलिए, ठीक है, मॉर्निंग में 10 बजे से क्लास होगी। मॉर्निंग में 10 बजे से क्लास होगी। बताइए, आभास लगान की अवधारणा किसने दिया था सर? मार्शल साहब ने दिया था कि नहीं दिया था? आभास लगान की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल साहब ने दिया था।
और क्या कहा था कि यह किसी भी साधन के स्वामी को अल्पकाल में प्राप्त होने वाली आय है जो साधन की निश्चित पूर्ति के कारण प्राप्त होता है। या साधन की कभी निश्चित पूर्ति दे देगा, साधन की कभी दुर्लभ पूर्ति दे देगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, इन सारी चीजों की वो बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आभास लगान क्या है, यह किसी भी साधन के स्वामी को अल्पकाल में प्राप्त होने वाली आय है जो साधन की निश्चित पूर्ति के कारण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत आसान सा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। देखिए, अब इस प्रश्न को ठीक तरीके से सॉल्व करने का सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि तुरंत आपको पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। बाजार का ज्ञान सभी को होता है कि जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत क्या चल रही है बाजार में। साथ ही साथ जो फर्में होती हैं वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, अर्थात एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। तो अब यहाँ पे आप ये समझ जाइए कि अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर है, तो जब सबको पता है कि मजदूरी क्या चल रहा है या जो मार्केट में प्राइस है वो क्या चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा तो नहीं है कि आप श्रमिकों का शोषण कर पाएंगे। श्रमिकों का शोषण बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता है उसके मूल्य के बराबर आप क्या करेंगे, मजदूरी देंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी बाजार को प्रभावित नहीं करती है। फर्म कोई एक फर्म जो होता है वो कीमत पर कोई असर नहीं डाल सकता है। उद्योग के द्वारा मांग व पूर्ति के आधार पे वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है और उसी कीमत पे एक फर्म जितना चाहे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथन किसका है, ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है। बहुत आसान सी बात है, छोटी सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण सी बात है। तो देखिए दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों एमपी सेट, एमपी टेट, यूजीसी नेट और दोस्तों एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के अलग अलग बैचेस चलाए जा रहे हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे दोस्तों आपको ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और कॉन्सेप्ट अगर जो आप ईमानदारी से दोस्तों एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे 2000 रुपए आपको पेमेंट करना होगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग, मार्शल साहब की तरफ बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो मार्शल साहब ने क्या कहा था कि जो ब्याज होता है ना, आराम से और ध्यान से देखिए कि ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग का पुरस्कार होता है। तो जो मार्शल साहब थे वो उन्होंने ये कहा कि एक जो व्यक्ति होता है ना वो ब्याज क्यों प्राप्त करता है, वो इसलिए प्राप्त करता है ताकि जो अब उसके पास जो पैसा होता है ना वो पैसा कुछ समय के लिए दूसरे को उधार देता है, और कुछ समय के लिए वो पैसा जब दूसरे को उधार देगा तो वो उस पैसे का उपयोग तो उस समय में कर नहीं पाएगा। तो जो कुछ समय के लिए वो पैसा त्यागता है उसी के प्रतिफल के रूप में उसे ब्याज मिलता है। जैसे आपने अपने दोस्त को, या दोस्त को नहीं बैंक को ले लीजिए, दोस्त तो ऐसे लौटाते नहीं है पैसा, बैंक को अगर बैंक से आपने बैंक में क्या कर दिया, ले जा करके 50,000 रुपए जमा कर दिए, ठीक है, 1 साल के लिए, तो उस पे आपको ब्याज मिलेगा। तो साल भर के लिए अगर जो आपने जमा किया है तो साल भर उस पैसे से आप वंचित रहेंगे, उस 1 वर्ष के दौरान उस पैसे का उपभोग नहीं करेंगे। तो इसी 1 साल के त्याग के प्रतिफल के रूप में आपको ब्याज मिलता है। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला
ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये भी बढ़िया सा प्रश्न है, ये भी आसान सा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए क्या उत्तर होगा भाई, क्या करें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। ये देखिए, जिन लोगों ने भी एक बार एडमिशन ले लिया है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, उनको दोबारा कभी भी कोई भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जब भी नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वन टाइम बस फीस जमा करना है। उसके बाद ये लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ कोर्स होने वाला है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार फीस जमा होगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर 2000 फीस है। 2000 में मैं आपको बहुत दिनों तक पढ़ाऊंगा, है ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो अलग से कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ब्याज के समय अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, डी बोल रहे हैं। तो जितने डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। फिशर साहब की बात जितने लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो ब्याज के समय अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो फिशर साहब हैं। क्या कहते हैं फिशर साहब की? जो एक समय के लिए व्यक्ति पैसा ऋण पे देता है, मतलब किसी को देता है, उसी के प्रतिफल के रूप में ब्याज मिलता है। अगला प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक कौन है? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हम लोग ब्याज के सिद्धांत जो टॉपिक है वहां से जो बहुत सारी थियरी हम लोग पढ़ते हैं, आगे ये प्रश्न है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए भैया बताइए, ब्याज के बट्टा सिद्धांत की बात करें तो जितने लोग भी वाम वाम वाकर की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बहुत बार मैंने बताया इस प्रश्न को। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत करेगा। कोई गलत कर नहीं रहा ना, कोई गलत नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद वो क्षितिजाकार हो जाता है। इसे किन्स ने कौन सी अवस्था कही है? चलिए भैया, चंद्रजीत यादव जी, राधिका जी, सोनी शर्मा जी, आई एम जी, प्रदीप जी, बीके राज जी, दुर्गा जी, वैभव सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, दीक्षा सिंह जी। चलिए बताइए भैया, ये तो सबको पता होगा। आसान सी बात है, छोटी सी बात है और बच्चों वाली बात है कि नहीं है? तरलता जाल की बात होती है ना? तरलता जाल के अंतर्गत किन्स साहब क्या कहते हैं कि तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद वो क्षितिजाकार हो जाता है। इसे किन्स ने क्या कहा? तरलता जाल। और इसीलिए कहते हैं कि जो ब्याज की दर होती है वो एक निश्चित सीमा तक ही नीचे आ सकती है, उससे नीचे ब्याज की दर नहीं हो सकती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं कर दे रहा हूं, है ना? एक सेकेंड, ये भी आसान सा प्रश्न है। तरलता अधिमान वक्र का वह भाग है जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, तरलता जाल कहलाता है। यह जाल बताता है। तरलता जाल क्या बताता है भैया? बिल्कुल ठीक है, तरलता जाल के बारे में तो सबको पता होगा। तरलता जाल के बारे में सबको पता होगा। किन साहब ने क्या बताया था भैया? कहा था कि ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। अर्थात ब्याज की दर कभी शून्य नहीं हो सकती है। 100% ठीक है ना? चलिए, और क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं होगी। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं आपको,
अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में मौद्रिक नीति क्या होती है? असफल हो जाती है। बात ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% सही होने वाला है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत शानदार सा है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, बहुत मजा आने वाला है। ब्याज का सिद्धांत आपने अगर जो कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इजी सी बात है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और बहुत जल्द दोस्तों आपकी हिस्ट्री की भी क्लास प्रारंभ हो रही है, बहुत जल्दी हिस्ट्री की भी क्लास प्रारंभ हो रही है। तो जो लोग भी इतिहास पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये क्या होने वाली है? एक तरीके से खुशखबरी है ना। इतिहास वाले थोड़े से हाथ उठा दीजिए, कितने लोग हैं हिस्ट्री के? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। फ्रेडरिक लिस्ट जो है ये शिशु तर्क से संबंधित है, शिशु उद्योग संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक उद्योग जो क्या है, एक उद्योग जो है वो क्या है, एक उद्योग अगर सॉरी एक उद्योग में कोई नया फर्म एंट्री कर रहा है तो ऐसी स्थिति में नए फर्मों को क्या करना चाहिए? संरक्षण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उद्योग में जो पुराने फर्म होते हैं उनसे लड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला अफजल हसन जी करें सर, आप ही पढ़ाएंगे? मैं ही पढ़ा दूं या किसी दूसरे टीचर को बुलाऊं? है ना, मेरी क्लास हो रही थी ना हिस्ट्री की, हिस्ट्री की क्लास से संतुष्ट थे? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कीन्स के मुद्रा मांग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व है। मैंने ऑलरेडी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया था, ऑलरेडी ये प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया था। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? बबीता जी आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि अब थोड़ा सा एग्जाम का और करीब आ जाने दीजिए, है ना। अभी जो भी जितनी भी क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस को एक क्रम से पढ़िए, थोड़ा सा और एग्जाम करीब आ जाए तो फिर और अच्छे तरीके से चीजों को ठीक तरीके से किया जाएगा, है ना। तो क्या उत्तर है रे भाई? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर सही है कि केन्स के मुद्रा मांग सिद्धांत में अनोखा अनोखा क्रांतिकारी तत्व कौन सा है? सट्टा उद्देश्य से की जाने वाली मांग। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है, क्या शामिल करता है भैया? बिल्कुल ठीक है। हम्म, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? वास्तविक चर, मौद्रिक का चर, क्या उत्तर है रे भाई? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल किसे करता है? केवल और केवल वास्तविक कारकों को। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द चलिए जितने लोग भी ए कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो क्या करता है? केवल और केवल वास्तविक चरों को शामिल करता है। अब ऐसे प्रश्नों को आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक लंबी चौड़ी थियरी है ना। तो 2-4 लाइन में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या कर भी देंगे तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना होता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर करिए।
कि केन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बातें ठीक होंगी भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, डी बचा हुआ है, बताइए भैया। बिल्कुल, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होने वाला है कि मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी, ब्याज की दर बढ़ेगी। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो सट्टा मांग होती है, सट्टा मांग और ब्याज के दर में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, सट्टा मांग और ब्याज के संदर्भ में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। अगर जो सट्टा मांग बढ़ेगा तो ब्याज की दर घटेगी, ब्याज की दर अगर जो बढ़ेगी तो सट्टा मांग घटेगा। तो भी बी बोलेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला, बताइए। करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए, ये संबंधित है। कितनी आसान सी बात है और कितनी छोटी सी बात है। क्या उत्तर होगा भाई? कोई गलत कर सकता है क्या इस प्रश्न को? कोई भी गलत कर सकता है क्या? नहीं गलत करिएगा, है ना। कह रहा है कि, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं सर, कि करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए, ये संबंधित है समानता के सिद्धांत से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये योग्यता वाला भी टर्म देखना है, ये सापेक्ष भी टर्म देखना है, और नागरिकों में समान रूप से। अगर जो क्या हुआ कि अगर जो केवल और केवल ये वाला टर्म पढ़ लेंगे ना तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इस समानता का सिद्धांत होता है करों का भुगतान करने वाली योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए, संबंधित है समानता के सिद्धांत से। इसके अंतर्गत क्या होता है कि भैया जो जितना टैक्स दे सके, जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स दे, जो गरीब है वो कम टैक्स, मतलब अपने आय के अनुसार आप टैक्स दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। चलिए बताइए भैया। राजेश कुमार जी, उषा मुनिया जी, अनिर्भान जी, शांति जी, निरुपमा सिंह जी, अंकिता जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अफसाना सिद्दीकी जी, ठीक है, बरिया जी, दुर्गा देवी जी, जयंत कुमार जी, अफजल हसन जी, तस्नीम खान जी, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत बिल्कुल सही है भाई। इन लोगों ने क्या कहा था सर? इन लोगों ने ये कहा था कि इन लोगों ने क्या कहा था, जो पारंपरिक अर्थशास्त्री थे, इनका ये कहना था कि सरकार को क्या करना चाहिए कि न्यूनतम टैक्स लगाना चाहिए, कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। अगर जो आप कम टैक्स लगाएंगे तो लोगों के अगर जो आप ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोगों की निवेश क्षमता में कमी आएगी, और अगर जो आप कम टैक्स लगाएंगे तो लोगों की निवेश क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। यहीं पे आपको याद आने चाहिए कौन? कार्ल वर्ड साहब याद आने चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बत्तख के पैर को इस प्रकार नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए, है ना। बत्तख के पैर को इस प्रकार नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। ये किसने बताया था? कार्ल वर्ट ने कहा था कि आप टैक्स उतना ही लीजिए कि टैक्स पेयर बहुत ज्यादा चिल्लाए नहीं। ये ना कहे कि 100 रुपए में 28 रुपए अगर जो हम जीएसटी दे देंगे तो हमारा बचेगा क्या। अगला प्रश्न, कि अधिकतम सामाजिक लाभ का नियम संबंधित है, बता दीजिए सर। अधिकतम सामाजिक लाभ का नियम संबंधित है, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, रश्मि तिवारी जी, सुरेंद्र सिंह जी, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या बोल रहे हैं भैया? डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अति उत्साह में आप आएंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले जाएंगे, इसलिए मैं बार बार ये प्रश्न लेकर के आता हूं कि अति उत्साह नहीं होना चाहिए। अधिकतम सामाजिक लाभ का नियम संबंधित है,
तो ये करारोपण से सरकार एक तरफ कर जब लेगी, सरकार एक तरफ जब टैक्स लेगी तो सरकार को आय होगा, ठीक है। और जब सरकार इस आय को व्यय करेगी अर्थात सार्वजनिक व्यय करेगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब सरकार व्यय करेगा तो इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि आएगी। शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़िया होगा तो निजी निवेश में वृद्धि होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, करारोपण के में समता समानता संतुष्टि की हुई मानी जाती है। इजी सी बात है। हाँ तो मैंने क्या बोला था, मैंने भी तो यही बोला था ना कि बत्तख के पंख को इस प्रकार नोचो कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। मैंने पैर बोल दिया था क्या? अगर जो मैं पैर बोल दिया था तो पैर को त्रुटि मान लीजिए और पैर की जगह पे पंख को लगा दीजिए, ठीक है। हाँ उन्होंने पंख ही कहा था, शायद मैं फ्लो में पैर बोल गया। तो बत्तख के पंख को या पर भी शब्द यूज हुआ है। बत्तख के पंख को इस प्रकार नोचो कि कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए, ठीक है। अगला क्या उत्तर होगा? हाँ अगर जो पैर बोला था तो उसको पंख में सेट कर दीजिएगा। चलिए बताइए कि करारोपण में समानता संतुष्ट दी हुई मानी जाती है ना। तो अब बहुत सारे लोग समझेंगे कि सर ये समानता की बात हो रही है तो ये सबके ऊपर समान रूप से लगाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ टिक कर देंगे। नहीं सर, सी की तरफ नहीं टिक करना है, आपको ऑप्शन नंबर बी की तरफ टिक करना है, प्रगतिशील करारोपण। इसके अंतर्गत सर क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है, जैसे जैसे आपके आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात में आपका टैक्स भी बढ़ता है। तो अगर जो आप ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं तो ज्यादा टैक्स देंगे, अगर जो ज्यादा अमीर नहीं है तो कम ही टैक्स देंगे, ठीक है। तो ये सबके लिए ठीक है, अमीर जो है वो ज्यादा टैक्स देगा, गरीब जो है वो कम टैक्स देगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है, ठीक है। हम्म उत्पादन लागतों में वृद्धि ऊपर की ओर ढकेले गए मूल्य कहलाते हैं। इस प्रश्न को बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, प्रश्न को बहुत सारे लोग गलत करते हैं भैया। आपको गलत करना है क्या? नहीं करना है ना? नहीं करेंगे गलत? बिल्कुल करिएगा नहीं, ये आसान प्रश्न और नहीं बन सकता। लागत लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है, ध्यान से समझिएगा। दो प्रकार की मुद्रास्फीति हम लोग पढ़ते हैं, एक तरफ क्या होता है मांग जन्य मुद्रास्फीति और दूसरी तरफ होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो ये जो मांग जन्य मुद्रास्फीति है, किन्स साहब इसी पे जोर दे सबसे ज्यादा देते हैं और कहते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई होती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति आम बोलचाल में इसे महंगाई बोलते हैं, ठीक है। कब होता है मुद्रास्फीति, कब आता है, जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है। जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाए तो यही तो महंगाई कहलाएगी, यही मुद्रास्फीति होगा, ठीक है। एक मांग जन्य होता है, मांग जन्य क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जब वस्तुओं की मांग होगी तो मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति नहीं होगी तो मार्केट में मांग ज्यादा होगी, वस्तुएं कम होगी तो वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इससे जो महंगाई आती है इसे मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। दूसरा लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है, ये स्थिति तब आती है जब जो फर्म या कंपनी अगर जो किसी वस्तु का या किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है तो कच्चे माल अगर जो महंगे मिलने लगे, ठीक है, या उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे, तो ऐसी स्थिति में जब कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ने से भी वो अब ज्यादा कीमतों को वसूल करेगा मार्केट में, होगा, इसे लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो वही बात हो गई कि उत्पादन लागत में वृद्धि ऊपर की ओर ढकेले गए मूल्य कहलाते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मौद्रिक मजदूरी मुद्रास्फीति में बेरोजगारी के मध्य प्रतिलोम संबंध की प्रथमता व्याख्या की गई। चलिए भाई बताइए, लाइक शेयर जो लोग भी नहीं नहीं किए हैं ना, क्यों नहीं किए भाई? क्या किया जाए कि आप लाइक कर दें? 2 घंटे में लगातार बोल रहा हूं, इतना काफी नहीं है?
और मैं क्या करूं कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर पाए। निवेदन है, क्या करिए, क्लास आपकी है तो क्लास की एक रेपुटेशन को बनाना आपका काम है ना। सभी लोगों से निवेदन है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगला, मौद्रिक मौद्रिक मजदूरी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य प्रतिलोम अर्थात विपरीत संबंध को बताता है। ये किसने बताया था सर्वप्रथम? तो ये फिलिप्स साहब के द्वारा बताया गया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि मौद्रिक मजदूरी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, किन स्वादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति सहायता करती है? बच्चों वाला प्रश्न है भाई, इजी सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि किन स्वादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति सहायता करती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है भाई? बिल्कुल ठीक है। एक शब्द और याद रखिएगा, ठीक है, इसे नम्र मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति मतलब एक तरीके की महंगाई ही है ना, ये महंगाई ही तो होती है ना, कीमतें बढ़ जाती। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति को नम्र मुद्रास्फीति भी हम बोलते हैं सर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि महंगाई अमूमन ये देखने को मिलती है कि 1% से लेकर के 3% के बीच में होती है, या कहीं कहीं आपको 5% भी देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात अगर जो किसी वस्तु की कीमत 2021 में 100 रुपए है और 2022 में इसकी कीमत कितनी हो जाए, कितनी हो जाए, 104 रुपए हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा? 104 नहीं, 3 ज्यादा बेहतर होगा, 3 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 3% की मुद्रास्फीति आई है, अर्थात 3% की महंगाई बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी को ये न्यूनतम करेगा। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। इसमें आपको ये लगता है ना कि आप अमीर हो रहे हैं, आपको ये लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं, तो इस वजह से आप निवेश के लिए प्रेरित होते हैं, तो बेरोजगारी को न्यूनतम करेगा। और मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, मांग व पूर्ति क्रियाशील है ठीक तरीके से, तो बेरोजगारी कम करेगा और वास्तविक उत्पाद अधिकतम करने में। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे सर? सी बोलेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए और बी दोनों ठीक है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा भैया? देखिए, सही तरीके से देखा जाए तो 1% से 3% तक होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? चलिए, सी, ए, बहुत सारी विविधता आ रही है। निम्नलिखित में से किसने कहा मुद्रास्फीति हमेशा वो प्रत्येक जगह मौद्रिक घटना होती है? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। सी क्यों बोल रहे हैं भैया इतने सारे लोग? सी क्यों बोल रहे हैं इतने सारे लोग? सी क्यों बोल रहे हैं भाई? आसान, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये फ्रीडमैन साहब के द्वारा दिया गया है। इन साहब ने क्या कहा कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। चीजों को क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ये मुद्रास्फीति अर्थात ये महंगाई की बात कर रहे हैं, और किन्स साहब जो हैं, जो आप लोग सी की तरफ भगे पड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ये किसकी बात है? ये किन्स साहब कहते हैं विशुद्ध घटना है। ये कौन कहता है सर? ये कहते हैं हमारे किन्स साहब, जो लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं
ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, ब्याज जो है वो किंस साहब ने कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो जो ब्याज होता है वो एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये बात किसने कही थी? किंस ने कहा था। और मुद्रास्फीति हमेशा वो प्रत्येक जगह पे एक मौद्रिक घटना है, ये मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी दिस इज ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गोल्डन के त्रिभुज मॉडल में मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित नहीं होती है? चलिए भैया बताइए क्या उत्तर होगा भाई। ये हिंदी में टाइप करते करते कभी कभी सही शब्द टाइप नहीं होते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि गो, गोल्डन के त्रिभुज मॉडल में मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित नहीं होती है? बताइए भाई बताइए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, और कोई सर? डी के अलावा कोई और है? तो गोल्डन के त्रिभुज मॉडल में इन्होंने मुद्रास्फीति को निर्धारित करने में 3 प्रकार की मुद्रास्फीति को बताया था। निहित मुद्रास्फीति, मांगजन्य मुद्रास्फीति और लागत जन्य मुद्रास्फीति। इन्होंने इसकी बात नहीं की थी, प्रत्याशित मुद्रास्फीति की बात नहीं की थी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र किस प्रकार हो सकता है? बताइए भाई, इजी सी बात है। सुरेंद्र सिंह जी, जयंत कुमार जी, शांति जी, राजेश कुमार जी, बरिया जी, उषा जी, राधिका जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, रश्मि तिवारी जी, सुंदरी कुमारी जी। ठीक है, बताइए। अनिर्बान जी, बताइए भैया। ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे क्या सभी लोग? लंबवत रेखा में होता है क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा भैया? ठीक है, तो मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र किस प्रकार का हो जाता है? तो ये हो जाता है लंबवत आकार का। और इस स्थिति में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, ओकुन का नियम बताता है, बच्चों वाला प्रश्न है, सबको पता होगा सर। ठीक है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर? ओकुन साहब क्या बोलते हैं कि अगर जो आर्थिक समृद्धि में, अगर जो समृद्धि में देश की जीडीपी में ठीक है, अगर जो आर्थिक समृद्धि में 1% की कमी आती है तो जो देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी वो क्या होती है? 2% 2% में 2% कम हो जाती है। कहीं कहीं पे 3% भी दिया है। तो देखिए बाद में हमको कहिएगा नहीं सर आपने 2% बताया, एक जगह 3% दिया है। तो कहीं 2% दिया है, कहीं 3% दिया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर जो, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया क्या? एक सेकंड रुक जाइए। उन्होंने क्या कहा कि अगर जो बेरोजगारी, बेरोजगारी में क्या होता है, उल्टा बता दिया। बेरोजगारी, अगर जो बेरोजगारी में क्या होता है 1% की वृद्धि होती है तो जो आपकी जीडीपी होगी इसमें क्या होगी? इसमें 2% की कमी आ जाएगी। ठीक है, 2% की कमी आएगी, अर्थात आपकी जो समृद्धि होगी इसमें 2% की कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कोई नहीं है, बट कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि मेरे साथ अगर जो आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की आपकी दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर जो आप वहां पे सारे कॉन्सेप्ट को एक क्रम से ठीक तरीके से पढ़ते रहेंगे, फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं विश्वास से कह रहा हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है।
कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि कम समय में अपने आप को बेहतर ढंग से रिवाइज कर सके। और जो नोट्स की एक समस्या होती है, इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस ईमानदारी से इन सारी चीजों को एप्लीकेशन पे जैसे मैं बोल रहा हूँ सारी चीजों को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ ठीक होगा। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, एमपी टेट का अलग बैच है, एमपी सेट का अलग बैच है, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है। फीस जो है दोस्तों वो अगर जो यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी की बात करें और एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की बात करें तो 2000 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। और एमपी टेट, एमपी सेट और यूजीसी नेट की बात करें तो फीस 2500 रुपए है। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना पड़ेगा। ये नंबर है 9415 863 873। ठीक है, ये नंबर है हमारा, नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा मैं आप लोगों का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल सुबह में 10 बजे और शाम को 7 बजे एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।